तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल एनीएक्स वुल्फ में। यार बिना देरी के तांडव को करते हैं स्टार्ट। और एपिसोड के स्टार्ट में बैकग्राउंड नरेशन से कोई बोलने लगता है 100 साल पहले की बात थी जब अचानक से कई सारे मॉन्स्टर्स अर्थ में अपेयर होना शुरू हो गए। इन मॉन्स्टर्स के डिस्ट्रक्टिव अटैक ने काउंटलेस सिटीज को तबाह कर दिया और जो ह्यूमंस जिंदा बचे थे उन लोगों ने रिट्रीट कर दिया सर्वाइविंग फोर्ट्रेस यानी कि किलो के तरफ। अब सीन फोर्ट्रेस नंबर 54 के तरफ का दिखाया जाता है जहां पर अनाउंस करते हुए कोई कहता है अचानक से 9 मिस्टीरियस एबेस अपेयर हो चुके हैं। इस वजह से कोई भी सिटीजन ना ही उस एबेस की तरफ जाएगा और ना ही फोर्ट्रेस को छोड़ेगा। हो सकता है कि ये गड्ढे आपको अंडरग्राउंड बीस्ट लेयर तक ले जा सकते हैं, तो इस वजह से आपको वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाना है। अब इसी दौरान एक लड़की को दिखाया जाता है जो बेचारी बहुत ज्यादा डरी हुई है। उसके आंखों में आंसू है और पूरे शरीर पर स्क्रैचेस लगे हुए हैं और कपड़े भी बहुत बुरी तरीके से फटे हुए हैं। और पीछे की तरफ से एक लड़का बोलने लगता है कि तू बेवकूफ लड़की है, ब्रदर काय तेरे साथ में खेलना चाहते हैं, ये तेरे लिए ब्लेसिंग के समान है, तू इस ब्लेसिंग को लेने की बजाय भागने की कोशिश कर रही है। अब ये बुलिस का एक ग्रुप है जिनमें से एक साइड किड अपने बॉस की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि तुम लोग लो बोन हो, तुम लोगों को ऑनर्ड फील करना चाहिए क्योंकि तुम लोग हम जैसे लोगों के साथ सेम एकेडमी में स्टडी कर रहे हो और ये तुम लोगों को इसलिए नसीब हो रहा है क्योंकि हमारे नोबल ब्रदर काय बहुत ज्यादा मर्सीफुल है। अब बुली काय कहने लगता है कि स्लट मैं तुझे सिर्फ दो ही ऑप्शन देता हूँ, पहला तो ये कि मेरे साथ में मस्ती कर ले और दूसरा ये कि तुझे अपने आप से इस एबेस में जंप करना होगा। और अपने पीछे इतना बड़ा गड्ढा को देखने के बाद ये लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है, समझ नहीं पाती कि अब उसे क्या करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये लड़की रोती हुए चिल्लाकर बोलती है कि तुम सारे के सारे घटिया हो, तुम लोगों ने अपने ही क्लासमेट को जान से मार दिया और जो विटनेस थे उन लोगों को साइलेंस कर दिया है और मैं तुम लोगों की गॉडेस लिन को ट्रिक करने में बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाली और ना ही मैं तुम्हें अपने आप को टच करने दूंगी। काय के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसने एबेस के अंदर में एक लड़की को ढकेल दिया था और एक डेविलिश लुक के साथ काय बोलने लगता है कि तुम मेरे बारे में काफी कुछ जान चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि लिन लिंग ओबीडियंटली अब मुझसे शादी कर लेगी क्योंकि मैंने उसके ब्रदर को जेल में भेज दिया है, उसके पास में कोई दूसरा चॉइस नहीं है। गलत इंटेंशन से इस लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि तुम लिन लिंग को भूल जाओ और एक अच्छी लड़की के समान अपने आप को मुझे सौंप दो, तब शायद मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्श दूं और तुम्हें इस एबेस के अंदर में ना ढकेलूं। लेकिन बेचारी लड़की काय की बातों और उनकी हरकतों को देखते हुए काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को काय को नहीं सौंपना चाहती। इस वजह से उसके कदम पीछे की तरफ में जाने लगते हैं और जैसे ही पत्थर के एक टुकड़े से टकराते हैं पत्थर का टुकड़ा उस एबेस के अंदर में जाने लगता है जिसकी गहराई बहुत ज्यादा है और न जाने कितने खतरनाक चीजें इस एबेस के अंदर में हो सकते हैं। और तभी हम किसी आवाज को ऊपर की तरफ में आते हुए सुन पाते हैं और ये सारे लोगों ने भी उस आवाज को सुन लिया, जिसे सुनने के बाद ये लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोलने लगते हैं कि आखिर ये आवाज किसका था। अब एक हाथ को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा डरावना है और वो उस एबेस के अंदर से ऊपर की तरफ में अपनी एंट्री ले चुका है और ये एक मॉन्स्टर है जो कि दिखने में थोड़ा बहुत वेनम के समान दिखाई दे रहा है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी। और इस मॉन्स्टर को अपने सामने में देखने के बाद काय बहुत ज्यादा घबराते हुए बोलता है ये तो बोन फेस बीस्ट है, आखिर बी क्लास का बीस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है। और उसके जितने भी साथी रहते हैं वो लोग भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अब इस ग्रुप के लास्ट वाला बंदा कहता है ये तो बी क्लास का बीस्ट है, ये किसी भी अवेकन को बड़े ही आसानी से जान से मार सकता है, तो अगर अपनी जिंदगी बचानी है तो यहाँ पर से भाग जाना ही हमारे लिए अच्छा होगा। अब ये बीस्ट पूरी तरीके से ऊपर आ चुका है जिसे अपने सामने में देखने के बाद काय बहुत ज्यादा घबराते हुए लड़की को सामने कर कहने लगता है कि प्लीज तुम मुझे मत खाओ। अरे काय के जितने भी साथी रहते हैं वो डरते घबराते हुए इस जगह पर से भागना शुरू कर दिए हैं। अब लड़की को आगे करते हुए काय बोलता है कि तुम इसे खा लो, इसका स्किन बहुत ज्यादा स्मूथ है और इसे खाने में तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, मेरा टेस्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बेचारी लड़की की हालत तो बहुत ज्यादा बुरी है, उसकी कपड़ों को बहुत बुरी तरीके से इन बुलीज ने फाड़ दिया था और अपनी जिंदगी बचाने के लिए अब बीस्ट के सामने में इस लड़की को भी कर दिए हैं। लेकिन ये बीस्ट कुछ अलग ही प्रकार का है, वो लड़की को छोड़कर सीधा काय की तरफ में आगे बढ़ चुका है और काय इस बीस्ट को अपने सामने में देखने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाता है और कंफ्यूजन में इस बीस्ट को ही देखे जा रहा है। ये बीस्ट एक जोरदार पंच काय के बॉडी के ऊपर में लगा देता है और उसका सर जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, बचा है तो सिर्फ गर्दन के नीचे का हिस्सा। और काय के ग्रुप के ये जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों ने भी ये सारी चीजों को देख लिया है यार। ये जो सामने वाला बंदा है वो फोन करते हुए किसी को बताने लगता है कि हमारी मदद करो, मॉन्स्टर हमारे सामने में आ चुका है और उसने एक बंदे को जान से भी मार दिया है। लेकिन ये बीस्ट इन पुलिस को अपने हाथों से बिल्कुल भी नहीं जाने देगा, वो इनके ऊपर में जंप कर देता है, इसकी परछाई इन लोगों के ऊपर में दिखाई देती है यार। ये लोग घबराते हुए पीछे की तरफ में देखने लगते हैं और आपस में बोलते हैं कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी इस जगह पर से भागना होगा। अब ये बीस्ट वो दो बुलीज के ऊपर में जंप करता है जिस वजह से उसके पैरों के नीचे ये दोनों कुचल जाते हैं यार। ये जो फोन वाला बंदा है वो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए अभी भी तेजी से भाग रहा है इस बीस्ट को
देखते हुए। लेकिन बीस्ट के पास पावर के साथ साथ स्पीड भी है। वो तेजी से उस फोन वाले बंदे को अपने हाथों से पकड़ लेता है और ये फोन वाला बंदा और ज्यादा घबराने लगता है। और इससे पहले कि वो किसी और प्रकार का मूवमेंट ले पाता ये बीस्ट उसके बॉडी को 20 से ही 2 हिस्सों में बांट देता है और इस बंदे का फोन उसके हाथों से छूट जाता है। और ये सारी चीजों को ये मासूम लड़की बहुत ज्यादा घबराते हुए देखती है, क्योंकि इस बीस्ट ने सारे बुलीज को अब बहुत बुरी तरीके से और बेदर्दी से जान से मार दिया है। इस वजह से उसके पूरे बॉडी में उन लोगों का खून ही खून नजर आता है। और अपने सामने में इस बीस्ट को देखने के बाद लड़की और ज्यादा घबराने लगती है और समझ नहीं पाती कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट इसकी ही बारी है। अब बेचारी बहुत ज्यादा रोने लगती है और अपनी डेस्टिनी को मान लेती है कि उसकी मृत्यु तो आज निश्चित है। यार कहने लगती है कि उन बुलिस के हाथों लगने से तो बेटर है कि इस मॉन्स्टर के हाथों मर जाना, तो आज मेरी मृत्यु तो शायद निश्चित ही है। लेकिन शायद इस बीस्ट के साथ किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से वो लड़की को जान से न मारते हुए उसे क्रॉस करके इस जगह पर से जाने लगता है। इस बात को नोटिस करने के बाद कि बीस्ट उसके ऊपर में अटैक नहीं कर रहा है, लड़की काफी ज्यादा चौंक जाती है और बीस्ट एक लंबी सी छलांग लेकर लड़की को जिंदा छोड़कर इस जगह पर से आगे जाने लगता है। यार लड़की इन सारी चीजों से पूरी तरीके से कंफ्यूज है कि आखिर बीस्ट ने उसे जान से क्यों नहीं मारा। अब बीस्ट एबेस के पास से एक दूसरे बिल्डिंग में जंप करता है और इसी तरीके से वो आगे बढ़ने लगता है और हमारा सीन एक बिल्डिंग के तरफ में शिफ्ट हो गया है। इसके अंदर में एक बंदा बड़े ही गुस्से में अपने हाथ को टेबल पर मारते हुए कुछ लोगों से कहने लगता है कि बास्टर्ड्स, आखिर मेरा बेटा स्कूल में कैसे मारा जा सकता है, तुम लोग स्कूल की सिक्योरिटी को क्या मेंटेन करके नहीं रखते। अब घुटने टेके हुए वाला बंदा घबराते हुए बोलता है कि प्रिंसिपल, हमारा अंडरग्राउंड मॉनिटर एबेस के अंदर से किसी भी मॉन्स्टर को ऊपर क्लाइंब करते हुए डिटेक्ट नहीं कर पाया। अब ये विमेन कहने लगती है कि मेरे ख्याल से ये बोन फेस बीस्ट छुप कर बाहर से हमारे इस स्कूल में आया था। प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वो बीस्ट उस एबेस के दीवार में छिपा हुआ था और जैसे ही उसे मौका मिला उसने मेरे बेटे को जान से मार दिया। आखिर ये किस तरीके की बकवास बातें हैं। क्या तुम लोग इस बात को नहीं जानते, बोन फेस बीस्ट का इंटेलिजेंस बर्ड से भी कम होता है, यानी कि वो बेवकूफ होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने की कोशिश कर रहे हो। चाहे किसी ने भी मेरे बेटे को जान से मारा हो, चाहे वो एक ह्यूमन हो या फिर मॉन्स्टर, उसे उसका पेमेंट तो करना ही होगा। अब बिना देरी के जल्दी से बोन फेस बीस्ट को ट्रैक डाउन करो, वो फोर्ट्रेस को छोड़कर जाने ना पाए। और जैसे ही तुम लोग उस बोन फेस बीस्ट को ट्रैक कर लोगे उसी वक्त उसे जान से मार देना। और हम बोन फेस बीस्ट को देख पाते हैं जो कि एक से दूसरे से तीसरे बिल्डिंग में जंप करते हुए तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में जा रहा है। और हम लोगों को एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाया जाता है जहां पर कई सारे फेसेस को बनाया गया है और वहां पर से कुछ आवाजें आती है। यहाँ एक बंदा खड़ा है जिसके साइड में 2 बोन फेस बीस्ट मौजूद है और ये जो तीसरा बोन फेस बीस्ट है वो अभी अभी इस जगह पर अपना रिपोर्ट देने के लिए अपनी एंट्री दे चुका है। इस बंदे को ग्रीट करते हुए बोन फेस बीस्ट कहता है कि मास्टर, मैं आपके काम को करके वापस आ चुका हूँ। और इस लड़के का नाम है लिन युआन, जो कि लिन लिंग का भाई है। और लिन लिंग वो लड़की है जिसके साथ में काय का मैरिज होने वाला था। और लिन कहने लगता है कि नंबर 1, तुम्हारा पूरा बॉडी ब्लड से कवर्ड है, मेरे ख्याल से तुम्हें कोई भी ट्रैक करके इस जगह पर आ सकता है, तो तुम्हें बीस्ट स्पेस में रिटर्न हो जाना चाहिए। और फिर अपने पास से 2 कार्ड निकाल लेता है और कहता है कि नंबर 2, तुम भी जाकर बीस्ट स्पेस में रेस्ट कर लो। और नंबर 1 और 2 दोनों ही अब बीस्ट स्पेस में जाने लगते हैं। और नंबर 3 जो है वो अभी भी लिन के जस्ट बाजू में मौजूद है और अपने कार्ड्स को देखते हुए एक स्माइल के साथ कहने लगता है कि वांग काय, तुमने मुझे प्रिजन में डाला था और मैंने तुम्हें आफ्टर लाइफ में भेज दिया है। मेरे ख्याल से अब हम दोनों का हिसाब बराबर हो चुका है। और मैं इस बात की शर्त भी लगा सकता हूँ कि तुमने अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा जिस मॉन्स्टर ने तुम्हें बेदर्दी से जान से मारा है, दरअसल वो मेरा पेट है। अब लिन बताने लगता है कि इस वर्ल्ड में जहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स है और ह्यूमन जो कि एबिलिटी यूजर्स है वो सर्वाइव करने के लिए फाइट करते हैं, मेरा ट्रम्प कार्ड ये है कि मैं मॉन्स्टर को कैप्चर कर सकता हूँ अपने मॉन्स्टर कैप्चर सिस्टम से। जिन मॉन्स्टर से अपनी जान बचाने के लिए दूसरे लोग भागा करते हैं, उसी जगह पर मैं उन मॉन्स्टर को कैप्चर करने के लिए उन मॉन्स्टर्स के पीछे भागता हूँ। और मॉन्स्टर को कैप्चर करने के बाद सारे मॉन्स्टर मेरे पपेट बन जाते हैं और उन्हें जैसे मर्जी चाहे मैं अपने लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर लिन नंबर 3 से बोलता है कि जल्दी से मुझे प्रिजन में वापस ले चलो। और नंबर 3 भी एक से दूसरे बिल्डिंग में ऐसे ही जंप करते हुए लिन को अपने कंधे पर उठाकर इस जगह पर से प्रिजन की तरफ में ले जाने लगता है। आगे बढ़ते हुए लिन अपने मन में बोलता है कि ये बी क्लास के बोन फेस बीस्ट अब तक के मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर है जिन्हें मैंने कैप्चर किया है यार, इनकी संख्या अब तक मेरे पास सिर्फ 3 है। बी क्लास बोन फेस बीस्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये किसी भी एबिलिटी यूजर्स को जान से मार सकते हैं और ये जितने भी न्यू अवेकनर हैं उन्हें आसानी से कुचल सकते हैं। लेकिन इस डूम्सडे वर्ल्ड में इतना ही सब कुछ नहीं है, मुझे इससे और ज्यादा चाहिए। अब नंबर 3 और लिन दोनों ही प्रिज्म के अंदर में एंट्री ले चुके हैं और लिन अपने पास से बीस्ट स्पेस कार्ड को निकाल
लेता है यार नंबर 3 भी इस बीस्ट स्पेस कार्ड के अंदर में जा चुका है। अब लिन अपने मन में कहता है कि अभी के लिए मेरी टॉप प्रायोरिटी ये है कि इस प्रिजन से लीगली मुझे बाहर जाना होगा। अब जैसे ही लिन अपने सेल में वापस जाने के लिए अंदर की तरफ आगे बढ़ने लगता है, वो पीछे अपना एक कार्ड छोड़ते हुए बोलता है कि सारी चीजें अब मैं तुम्हारे ऊपर में छोड़ता हूँ, तुम्हें अब इन सारी चीजों को हैंडल करना होगा। इस कार्ड से एक स्पाइडर बीस्ट बाहर निकलती है जो दिखने में बहुत ज्यादा सेक्सी और कमाल की है। अब सीन रॉयल मैंसन का दिखाया जाता है जिसके बाहर में दो लड़कियां खड़ी है और ये जो ब्लू हेयर वाली गर्ल है उसका नाम है लिंक और ये है हमारे लिन की सिस्टर। और लिंक के बाजू में जो लड़की है उसका नाम है रेन और रेन लिंक को रोकते हुए कहने लगती है कि मेरे ख्याल से तुम्हें उन लोगों से बातें नहीं करनी चाहिए, हम लोग दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। लिंक आगे बढ़ती हुई कहती है कि मेरे पास में कोई दूसरा चॉइस नहीं है, इन लोगों ने मेरे ब्रदर को ब्लैक वाटर प्रिज्म में कैद करके रखा हुआ है, अगर मैं इस एंगेजमेंट के लिए एक्सेप्ट कर देती हूँ तब वांग काय मेरे ब्रदर को रिलीज कर देगा। रेन कतराते हुए बोलती है क्या सचमुच में हमारे पास बस यही एक रास्ता है, हम कोई दूसरा रास्ता भी तो ले सकते हैं। लिंक रोते हुए बताने लगती है कि इस फोर्ट्रेस के अंदर में वांग फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसका फादर एक प्रिंसिपल है और उसका ब्रदर 9th लेवल का सुपरनेचुरल बीइंग है जो दोनों मिलकर वांग काय की बहुत ज्यादा मदद करते हैं और इस वजह से इस जगह पर उन लोगों का सामना करने की हिम्मत किसी के पास नहीं है और उसके हाथों से कोई बचकर भी नहीं जा सकता और इसीलिए उससे शादी करने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, यही मेरी डेस्टिनी है जिसे मुझे अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लिंक जैसे ही अपने आंसू भरे आंखों से सामने का नजारा देखती है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और दूसरे ही सीन में रेन साइड से बोलती है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हैं। और सामने का नजारा कुछ इस प्रकार से है कि वांग काय की मृत्यु हो गई है क्योंकि लिन ने उसे बड़े ही बेदर्दी से अपने बोन फेस बीस्ट के हाथों जान से मरवा दिया था और यहाँ पर उसका फ्यूनरल चल रहा है और इस वजह से काफी सारे लोग इस जगह पर इकट्ठा हुए हैं। वांग काय की फोटो रखी हुई है, उसके सामने में अगरबत्तियां जल रही है और इस चीज को देखने के बाद रेन काफी ज्यादा शॉक होकर बोलती है कि वांग काय मर चुका है, आखिर ये कब और कैसे हुआ। एक डीमन जिसने फोर्ट्रेस के ऊपर में काफी लंबे समय तक रूल किया है अब वो मारा जा चुका है। इस बात को जानकर लिंक के आंखों में खुशी के आंसू झलक उठते हैं और वो मुस्कुराते हुए बोलने लगती है कि जितने भी गंदे काम वांग काय ने किए थे उन सब का भुगतान उसने अपनी जिंदगी को खोकर दे दिया है और इस वजह से आज मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ क्योंकि अब मुझे उससे शादी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और साथ ही मेरा जो ब्रदर है वो बाहर भी आ जाएगा। अब जल्दी जाकर मुझे अपने ब्रदर को ये खुशखबरी बतानी होगी यार। तभी वांग काय का फादर उसे रोकते हुए बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे बेटे से मिलने के लिए आई हो, मेरे ख्याल से मेरे बेटे ने अपने लिए एक राइट फियांसे को चूज किया था लेकिन बदकिस्मती देखो वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। और रही बात तुम दोनों के प्रॉमिस की, लिंक कहती है कि अब तुम्हें मेरे ब्रदर को छोड़ना होगा। प्रिंसिपल वांग कहता है कि मेरे द्वारा कहा गया शब्द तुम्हारे ब्रदर के क्राइम को पूरी तरीके से डिसअपीयर कर देगा लेकिन उससे पहले तुमने जो मेरे बेटे के साथ में शादी करने का वादा किया था तुम्हें उस प्रॉमिस को पहले फुलफिल करना होगा। रेन घबराते हुए बोलती है लेकिन वांग काय तो मर चुका है, आखिर इन दोनों का शादी अब कैसे होगा। प्रिंसिपल वांग एक डेविलिश स्माइल से बोलता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा लेकिन उसकी जो लास्ट विश थी वो तुमसे शादी करने की थी, तो अब तुम दोनों के बीच में गोस्ट वेडिंग होगा। और रेन कहने लगती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, एक जिंदा और मरे हुए इंसान की शादी कैसे की जा सकती है। और लिंग एक सीरियस लुक में बोलने लगती है क्या तुम सचमुच में इन सारी चीजों के बाद मेरे ब्रदर को छोड़ दोगे। पीछे से प्रिंसिपल वांग कहने लगता है कि बिल्कुल मैं अपने वादे को जरूर निभाता हूं, तो इसलिए तुम्हें मेरे बेटे के साथ में गोस्ट वेडिंग करना होगा, उसके बाद मैं तुम्हारे ब्रदर को रिलीज करवा दूंगा लेकिन अगर तुम अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करती हो तो उसके बाद मैं तुम्हारे ब्रदर और फादर दोनों को ही अपने बेटे के साथ में दफन करवा दूंगा। अब चॉइस तुम्हारी है और आंसर तुम्हें मुझे देना है, तो जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर तुमने क्या चूज किया। रेन लिंक के कंधे पर हाथ रखकर कहती है कि ये बंदा पागल है, लिंक तुम इसकी बात पर एग्री बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और लिंक रोती हुए बोलती है कि मैं तुम्हारी इस ऑफर को एक्सेप्ट करती हूँ और तुम्हारे बेटे के साथ गोस्ट वेडिंग करने के लिए मैं तैयार हूँ। अब सीन वांग क्लैन सीक्रेट चैम्बर का दिखाया जाता है जहाँ पर दो लोग मौजूद है। यह है काय का ब्रदर यान जो अपने फादर वांग से कहने लगता है कि हर एक एनिमी जो कि हमारे ब्रदर को जान से मारना चाहता था और हर एक वो लड़की जिसके साथ में मेरे लिटिल ब्रदर ने खेला था उन सबको मैं जान से मार दूंगा। और रही बात लिंक फैमिली की बेटी लिंक की, तो वो गोस्ट वेडिंग के लिए राजी हो चुकी है, तो उसके बाद क्या हम उसकी जिंदगी को बख्श देंगे। मिस्टर वांग कहता है कि मैंने कहा था कि मैं उसके परिवार वालों को बख्श दूंगा लेकिन फिर भी जितने भी सस्पेक्ट्स हैं उन सबको तो मरना ही होगा। तो सबसे पहले उसका ब्रदर जो प्रिजन के अंदर में है उसे ठिकाने लगा और वेडिंग के बाद उसके फादर को भी हम उसके बेटे के पास पहुंचा देंगे। यान एक डेविलिश स्माइल के साथ कहने लगता है कि ठीक है फादर, मैं आपकी बातों को अच्छी तरीके से समझ गया हूं, सबसे पहले जाकर मैं उसके ब्रदर को प्रिजन के अंदर में ठिकाने लगवा दूंगा और उसकी डेथ को एक्सीडेंटल डेथ दिखवा दूंगा। और
सीन ब्लैक वाटर प्रिजन के तरफ दिखाया जाता है, जहां पर ये जितने भी सेल्स है उसके गेट अपने आप से ही अनलॉक होना शुरू हो गए हैं। ये जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं वो सारे के सारे अपने सेल से बाहर आने लगते हैं, जैसा कि वांग ने प्लान किया था कि वो लिन को जान से मरवा देगा, क्योंकि प्रिजन के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई रूल नहीं चलता। तुम चाहे किसी को जान से मारो या बख्श दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मोटू हंसते हुए कहने लगता है कि सारे लोगों को अपने टारगेट के बारे में पता है ना, उसे इतने बुरी तरीके से मारो कि उसकी मृत्यु उसी वक्त वहीं पर हो जाए, और ये मौत एक एक्सीडेंट के समान ही दिखनी चाहिए। तो सारे लोग मेरी बातों को अच्छी तरीके से समझ गए और सारे क्रिमिनल्स एक डेविलिश स्माइल के साथ बोलने लगते हैं कि हाँ बॉस, हम आपकी बातों को अच्छी तरीके से समझ गए हैं। और सारे के सारे क्रिमिनल्स अब लिन को जान से मारने के लिए आगे की तरफ में बढ़ रहे हैं और टकला बोलने लगता है कि चलो जाकर उस चींटी को पूरी तरीके से मसल डालें। अब हम लिन को देख पाते हैं जो अपने सेल पर बैठकर आराम से किताबें पढ़ रहा है, और उसके साइड में एक बंदा है जो लिन से कहने लगता है कि बच्चे, प्रिज्म में एक बात चली है जहां पर कई सारे लोगों को तुम्हें जान से मारने के लिए हायर किया गया है। देखो, इन सारे सेल के दरवाजों को अनलॉक कर दिया गया है, तुम्हारे पास ये मौका है, तुम्हें यहाँ पर से भाग जाना चाहिए। और लिन बड़े शांति से बोलने लगता है कि आखिर मुझे भागने की क्या जरूरत है, ये जितने भी गुंडे मवाली यहाँ पर आ रहे हैं वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते यार, अभी तुम बहुत जवान हो, तो इस वजह से अपने प्राइड के लिए अपनी जिंदगी को ऐसे बर्बाद मत करो। और बाहर से अभी भी कई प्रकार की आवाजें आ रही होती है। अर्लिन इस जगह पर शांति से बोलने लगता है कि अगर वो लोग सच में मुझे जान से मारना चाहते हैं तो सबसे पहले उन लोगों को इस सेल में एंटर करना होगा। और इन गुंडों को देखते हैं जिनके हाथों पर अब वेपन्स भी आ चुके हैं। और टकला मोटू बोलने लगता है कि चलो जल्दी से जाओ, क्योंकि गार्ड्स इस जगह पर से जा चुके हैं और ये हमारे लिए राइट मूवमेंट है जहां पर हम उस बच्चे को जान से मार सकते हैं। और ये बंदा और ज्यादा घबराते हुए कहने लगता है कि वो लोग और ज्यादा नजदीक पहुंच गए हैं, तो तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, आखिर तुम मेरी बातों को क्यों नहीं मान रहे हो। और तभी ये बंदा इस बात को नोटिस कर लेता है कि बाहर की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले जो इतनी ज्यादा आवाजें आ रही थी वो अचानक से बंद हो गई है। और वो कंफ्यूजन में कहने लगता है कि अचानक से ये जो नॉइज है वो यहाँ पर बंद कैसे हो गया। और लिन कहने लगता है कि जाकर तुम खुद ही सामने देख लो और तुम्हें पता चल जाएगा। लिन के कहे अनुसार सारी चीजों को देखने के लिए ये बंदा सामने की तरफ में जाता है। और सामने का नजारा देखने के बाद पूरी तरीके से शॉक में, और सामने का नजारा कुछ इस प्रकार से है कि ये जितने भी लोग अभी लिन को जान से मारने के लिए आए थे वो सारे के सारे यहाँ पर फ्रीज हो गए हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। जिन्हें इस तरीके से देखकर साइड वाला बंदा लिन से बोलने लगता है कि अचानक से इन लोगों को ये क्या हो गया है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार का कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। और ये सारी जो चीजें है ना स्पाइडर बीस्ट कर रही है, जिस वजह से ये सारे लोग किसी भी प्रकार का कोई भी मूवमेंट नहीं ले रहे हैं और एक पपेट बनकर रह गए हैं। लेकिन अपने स्ट्रिंग से वो इस तरीके से गंदा वाला अटैक करती है कि जहां जहां पर उसका स्ट्रिंग लगता है इन सारे लोगों की बॉडी बहुत ही बुरी तरीके से कटने लगती है। और इसे बोलते हैं सिल्कन किलिंग एराय इन्फिनाइट स्लाइसिंग। और इन सारे लोगों की मौत बहुत ही ब्रूटल तरीके से होती है, ऐसा तो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। और इन सारी चीजों को देखने के बाद ये बंदा काफी ज्यादा शॉक में वो बोलने लगता है कि अचानक से ये सब कुछ क्या हो गया, क्या ये कोई असुरा हेल है। बच्चे, तुम मुझे सच सच बताओ कि आखिर तुम हो कौन और ये सब कुछ तुम कैसे कर पा रहे हो। खून के छींटे तो पानी की बूंदों के समान दिखाई दे रहे हैं। अर्लिन अपने मन में कहने लगता है कि इस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में अगर कोई मुझे ऑफेंड नहीं करेगा तो मैं उसके साथ में कोई भी बैर नहीं रखूंगा, लेकिन अगर किसी ने मुझे ऑफेंड करने की कोशिश की तो उसके बाद मैं उस बंदे को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा और इस वर्ल्ड से ही मिटा डालूंगा। अब सीन वार्डन के ऑफिस का दिखाया जाता है जहां पर 3 लोग मौजूद है। और सामने वाला बंदा कहने लगता है कि वार्डन, क्या आप मुझे इस बात की गारंटी देते हैं कि लिन आज जान से मारा जाएगा। वार्डन घटिया स्माइल करते हुए कहता है कि लिन युआन बस एक कमजोर और हेल्पलेस लड़का है, मेरे जितने भी ये प्रिजन के बॉसेस है ना वो उसे इतने बुरी तरीके से मारेंगे कि उसकी आज मृत्यु होकर ही रहेगी। इस बात को सुनकर मुच्छड़ बहुत ज्यादा खुश होकर बोलता है कि बहुत अच्छी बात है, जितनी जल्दी ये केओस खत्म होगा उतनी जल्दी मैं लिन युआन के हेड को एक ब्रूथोलियर गिफ्ट के तौर पर गोस्ट मैरिज में ले जाऊंगा। और ये लड़की है डिप्यूटी वार्डन बाय लिन। अब बाय थोड़ा सा कतराते हुए कहती है कि कोई चीज है जो बाहर से अंदर की तरफ आने के लिए आगे बढ़ रही है। अब ये फट्टू मुच्छड़ पीछे की तरफ में मुड़कर घबराते हुए देखकर कहने लगता है कि ये जितने भी खतरनाक प्रिजनर्स थे क्या अब वो सारे के सारे हमारी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब ये वार्डन पूरी तरीके से रिलैक्स्ड है, अपने हाथों में सिगार लेकर कहने लगता है कि ये जो डोर है ना इसे एक टैंक भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से रिलैक्स कीजिए। अब एक जोरदार मुक्का इस डोर के ऊपर में पड़ता है, जिस वजह से इस डोर पर एक मुक्के के बराबर का छेद हो गया है, जिसे देखने के बाद ये तीनों काफी ज्यादा शॉक में आ चुके हैं। लेकिन ये जो फट्टू मुच्छड़ है ये तो पूरी तरीके से घबरा जाता है। दोबारा एक अटैक इस डोर के ऊपर में होता है, जिस वजह से ये डोर दीवार को छोड़कर बाहर की तरफ में निकल चुका है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। और ये अटैक लिन के बोन फेस्ट बीस्ट ने किया था, जो कि बहुत ही जबरदस्त और धुआंधार था। और अंदर में एंट्री लेने के बाद
बाद लिन कहने लगता है कि हेलो गाइस, चाय नाश्ता सबने कर लिया तो अब उसे निकालने का बारी हो चुका है। फट्टू मुच्छड़ लिन पर उंगली उठाकर कहता है ये एक बोन फेस बीस्ट है यार, इसे तुम कंट्रोल कर रहे हो, मैं इस बात को रिपोर्ट कर दूंगा। बोन फेस्ड बीस्ट एक जबरदस्त मुक्का इस फट्टू मुच्छड़ के ऊपर में लगाता है यार, इस वजह से फट्टू मुच्छड़ की चटनी बन चुकी है। बाय थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहती है कि बी रैंक के बोन फेस बीस्ट को एक ह्यूमन कंट्रोल कर रहा है, इसके बारे में डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। सारी चीजों को अपने आंखों से देखने के बाद वार्डन की बहुत बुरी तरीके से फट जाती है। फिर वो खोखली धमकी लिन को देते हुए कहने लगता है कि ये एक ब्लैक वाटर प्रिज्म है, अगर तू मुझे जान से मार देगा तो सही सलामत इस जगह पर से एस्केप नहीं कर पाएगा। हमारे प्रिज्म में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिजन गार्ड कॉप्स मौजूद है यार, तू अकेला है, वो लोग तुझे इतनी बुरी तरीके से मारेंगे कि तेरे चिथड़े चिथड़े निकल जाएंगे यार, तेरे बॉडी का एक पार्ट भी नजर नहीं आएगा। इसके चेहरे पे डर साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, ये उसी टाइप का बंदा है। लेकिन लिन पूरी तरीके से रिलैक्स है, वो साइड की तरफ में देखते हुए कहता है क्या तुम इन्हीं प्रिजन गार्ड के बारे में बातें कर रहे थे? अब ये जितने भी गार्ड्स होते हैं वो सारे के सारे अपने वेपन और ढाल को सामने लेकर आगे की तरफ में बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे इन लोगों का माइंड पूरी तरीके से एम्प्टी हो चुका है और अपने जो गन्स रहते हैं वो वार्डन के ऊपर में तान देते हैं, जिसे देखने के बाद वार्डन और ज्यादा घबरा जाता है और बोलने लगता है कि आखिर तुम लोग अपने वार्डन सुपीरियर के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकते हो? देखो हाँ, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, तुम लोगों को इस तरीके से जल्दबाजी में कोई भी एक्ट नहीं करना चाहिए, मैंने पर्सनली तुम लोगों को ट्रेन किया है, आखिर तुम ये सारी बातों को कैसे भुला सकते हो? और उसका पूरा बॉडी डर के मारे कांपने लगता है। यहाँ दिखाया जाता है कि स्पाइडर बीस्ट इन सारे गार्ड्स को अपने स्ट्रिंग से कंट्रोल कर रही है और सामने की तरफ से लिन कहने लगता है कि अब ये सारे के सारे गार्ड्स मेरे स्पाइडर पपेट्स बन चुके हैं। अब वार्डन को सारी बातें समझ में आ गई है कि वो लिन को नहीं जीत सकता है, इसलिए वो अपने घुटने टेक कर लिन को दंडवत करते हुए कहने लगता है कि मैं गलत था, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे ये सारी चीजों को करने के लिए वांग फैमिली ने फोर्स किया था, तो प्लीज तुम मेरी जिंदगी को बख्श दो। अब लिन थोड़ी देर सोचते हुए कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्श दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने वार्डन की अथॉरिटी चिप मुझे हैंड ओवर करनी होगी। वार्डन चिप निकालकर लिन को देते हुए कहता है कि ये चिप तो यूजलेस है, आखिर तुम्हें इसका क्या काम? लिन चुटकी बजाते हुए कहता है कि ये सब कुछ तुम्हें जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो अब हम दोनों एक दूसरे से अलविदा ले लेते हैं। और ये उन गार्ड्स के लिए एक इशारा था जहां पर ये सारे लोग अपने गन्स को लोड करने लगते हैं। और फिर ये सारी चीजों को देखने के बाद वार्डन और ज्यादा घबराते हुए बोलने लगता है कि बिग ब्रो, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे बख्श दोगे, लेकिन इससे पहले बेचारा कुछ और बोल पाता। ये सारे लोग गन से शूट करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से इस वार्डन के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं और वो बहुत ही जोर से दर्द में चीखने चिल्लाना शुरू कर देता है। अब वार्डन बहुत ही बुरी मौत मारा जा चुका है। आर्लिन कहने लगता है कि मैंने कहा था कि तुम मुझे चिप हैंड ओवर कर दो, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, क्योंकि वार्डन अथॉरिटी को लेकर मेरे अलग ही प्लान है। और बाय थोड़ी सी घबराई हुई नजर आती है। अब लिन बाय को अथॉरिटी चिप देते हुए बोलता है कि न्यू वार्डन आपका स्वागत है। और बाय कतराते हुए कहती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं मरना चाहती, लेकिन ऐसे ही मैं इस चिप को भी नहीं रख सकती। लिन अपने पास से स्पाइडर एग निकालकर मुस्कुराते हुए बाय से कहने लगता है कि फोर्ट्रेस लॉ नंबर 54 आर्टिकल 563 के दौरान अगर इमरजेंसी का स्टेट होता है तो डिप्टी वार्डन को डायरेक्टली वार्डन के तौर पर प्रमोट किया जा सकता है। अगर तुम कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ही क्यों ना हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, अगर तुम इस स्पाइडर एग को खा लेती हो तो उसके बाद तुम पूरी तरीके से मेरी बन जाओगी। बाय अपने हाथों में स्पाइडर एग को लेकर एक टक उसे ही देखे जा रही है और बिना देरी के वो उस स्पाइडर एग को अब अपने मुंह में डालते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं इस स्पाइडर एग को खाने के लिए तैयार हूँ। और लिन मुस्कुराते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, जब तक तुम मेरे ऑर्डर्स को ओबे करती रहोगी तब तक मैं तुम्हें अलाउ करूंगा कि तुम अपने मर्जी से जो चाहे यहाँ पर कर सकती हो। बाय लिन को ग्रीट करते हुए बोलती है ठीक है मास्टर, मैं आपकी सारी बातों को मानने के लिए तैयार हूँ। अब ये प्रिजन आपकी टेरिटरी बन चुकी है और जब तक चाहे आप इसमें रूल कर सकते हैं। तो मास्टर, मुझे ये जानना है कि आप मुझे फर्स्ट कौन सा टास्क देना चाहते हैं जिसे मैं आपके लिए कंप्लीट करूं। पीछे से लिन कहता है कि तुम बहुत ज्यादा क्लेवर हो और अपने आप को साबित भी करना चाहती हो, तो मैं तुम्हें चांस देने के लिए तैयार हूं। अब एक बहुत बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो सिटी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा था। और लिन पीछे की तरफ से बोलने लगता है कि 3 दिन पहले एक मेटेलिक मिमिक बीस्ट फोर्ट्रेस में एंट्री किया था, तब उस वक्त उसे पूरी तरीके से जान से नहीं मारा गया था। अब मिलिट्री एक कंटेनमेंट फैसिलिटी ढूंढ रही है ताकि उसे रिसीव कर सके। तो तुम्हें इसके लिए अप्लाई करना होगा कि ब्लैक वाटर प्रिज्म इस बीस्ट पिट को एक्सेप्ट कर रहा है। बाय कहती है कि ब्लैक वाटर प्रिज्म एस रैंक मेटेलिक मिमिक बीस्ट को रेस करना अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मास्टर के इंटेंशन को मैं अच्छी तरीके से समझ रही हूँ, इसलिए ये फर्स्ट एस रैंक मॉन्स्टर को मैं हर हालत में हम लोगों के पास में लेकर आने की कोशिश करूंगी। लिन आगे बढ़ते हुए कहता है तो ठीक है, जल्दी से मेरे प्रिजन से जाने की तैयारी करो और जब एस रैंक का मॉन्स्टर
मास्टर ब्लैक वाटर प्रिज्म में आ जाए तो उस वक्त मुझे नोटिफाई कर देना। और बाय कहती है ठीक है मास्टर, मैं सारी चीजों को समझ गई, लेकिन मास्टर अगर आप ब्लैक वाटर प्रिजन से जिंदा बाहर चले जाते हैं तो वांग फैमिली का फोर्स और 9th ग्रेड एबिलिटी यूजर्स दोनों ही आपके पीछे में आएंगे। अगर आप प्रिजन के अंदर में ही छुपे रहते हैं तो आप सबसे ज्यादा सेफ यहीं पर रहेंगे, तो आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। लिन साइड की तरफ से बाय को देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि छुपना यूजलेस है, मैं सबसे पहले स्ट्राइक करना पसंद करता हूँ। अब सीन दिखाया जाता है थंडर एबिलिटी ट्रेनिंग हॉल की तरफ, जहाँ बाहर में कुछ लोग दिखाई जाते हैं यार। लिन भी इस जगह पर अपनी एंट्री दे चुका है। अब लिन किसी से बात किए बगैर सीधा ट्रेनिंग हॉल के अंदर में आगे बढ़ने लगता है यार। साइड में मौजूद कुछ बंदे बात करने लगते हैं कि देखो वो प्रिजन से छूटने के बाद सीधा डोजो में एंट्री ले लिया। और दूसरा बंदा कहने लगता है क्या इसे नहीं पता कि आज इसकी सिस्टर का गोस्ट वेडिंग है, अपने घर जाने के बजाय आखिर ये कावड़ यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर से वो पहला बंदा कहता है कि मेरे ख्याल से वो हेडमास्टर से हेल्प मांगने के लिए आया है, लेकिन हेडमास्टर आखिर नोबेल लोगों को ऑफेंड करके एक ऑर्डिनरी से मेंबर की हेल्प क्यों करेंगे। और तीसरा बंदा कहने लगता है कि मेरे ख्याल से वो सीनियर निंग को ढूंढते हुए आया है, क्योंकि वो हमेशा से इसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते रहे हैं, लेकिन रिसेंटली वो फोर्ट्रेस को छोड़कर नॉर्थन एबेस की तरफ में जा चुके हैं। इसकी लाइफ तो बहुत ज्यादा पिटीफुल है। वांग फैमिली की ओवरवेल्म पावर की वजह से कोई भी इसकी मदद करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये पहले से ही दूसरे लोगों के साथ में इंटरेक्शन नहीं करता है यार, ना ही ये इतना ज्यादा स्ट्रांग है। अब पहले से कहीं ज्यादा कोई भी इसके साथ में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करेगा। लेकिन लिन को इन सारी बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो दूसरे गेट की तरफ में अपनी एंट्री देने लगता है यार। जैसे ही उसके अंदर में घुसता है, सामने की तरफ में हम लोगों को डबल बैटरी सिंगल पावर वाला बंदा दिखाई देता है, जो लिन को अपने सामने में देखने के बाद थोड़ा सा चौंक कर बोलने लगता है कि सीनियर आखिरकार आप यहाँ पर आ ही गए। इस बंदे का नाम है वीजिंग और वी अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहने लगता है कि ये जो गोस्ट वेडिंग में जितने भी गेस्ट आने वाले थे उन लोगों के रूट के इन्फॉर्मेशन के बारे में काफी कुछ मैंने कलेक्ट कर लिया है, लेकिन 3 मॉनिटरिंग इलेक्ट्रॉनिक बग अपने नेटवर्क को फैलाने के लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। लिन अपने पास से 3 कार्ड निकालते हुए बोलता है कि मेरे पास में कुछ नए चीज रखे हुए हैं, तुम्हें एक बार इन लोगों को आजमा कर देखना चाहिए। इन कार्ड्स के अंदर से काफी ज्यादा बग्स आ चुके हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं इसके बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जिंग कहने लगता है कि ये तो बहुत सारे हैं। लिन मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि ये बग्स ब्लैक वाटर प्रिजन बीस्ट डैन में बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं, मैंने बस इन लोगों को थोड़ा सा रिस्टोर करके रख लिया था। जिंग कहने लगता है कि 3 बग से ही हम लोगों ने प्रिजन सर्विलियंस और वांग फैमिली के नेटवर्क के ऊपर में अपना कंट्रोल बनाए हुए था। अगर इतने सारे बग्स हमारे पास में मौजूद हैं तो इससे तो हम आधे फोर्ट्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं। अब लिन इस जगह पर से जाते हुए बोलता है कि जो सिंक्रोनाइज डाटा मुझे चाहिए था वो मैंने रिसीव कर लिया है। अब तुम्हें बस इतना करना है कि वांग फैमिली और जितने भी इस गोस्ट वेडिंग में इन्वॉल्व होने वाले हैं उनके ऊपर में मॉनिटरिंग बनाए रखो और मेरे टच में रहना। लिन को जाते हुए देखकर जिंग पीछे की तरफ से कहने लगता है कि बिग ब्रदर आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि वांग यान के 4 टीममेट वांग फैमिली का एल्डेस्ट सन गोस्ट वेडिंग के लिए आए हैं यार। सारे के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट 9 टायर एबिलिटी यूजर्स है इस जनरेशन के। साथ में अभी तक इनको बोन फेस बीस्ट नहीं मिला है, इस वजह से मॉन्स्टर बैरियर को वेडिंग साइड में लगाया गया है। इसी वजह से आपको केयरफुल रहना होगा और आप अपना ध्यान रखिए, आप इन लोगों के हाथों में बिल्कुल भी नहीं लग सकते। लिन आगे बढ़ते हुए बोलता है कि इन सब बातों की तुम चिंता मत करो, मेरे पास ऑलरेडी प्लान है यार। जिंग कहता है कि हम दोनों ही एंटी वांग फैमिली अलायंस के मेंबर हैं, तो इसलिए हम दोनों को ही सरवाइव करना होगा। जिंग अपने फ्लैशबैक से बताने लगता है कि 3 महीने पहले जब मैं वांग काय के ऊपर में स्पाई करते हुए उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो उस वक्त लगभग उन लोगों ने मुझे कैप्चर कर ही लिया था, तब ब्रदर लिन ने आकर मुझे बचाया था। और उस दिन से मैंने कसम खा ली कि अब से मैं ब्रदर लिन को ही फॉलो करूंगा और वांग फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने में ब्रदर लिन की मदद करूंगा। और लिन उसे बैक आंसर करते हुए कहने लगता है कि उस वक्त मैंने तुम्हें इसलिए बचाया था क्योंकि उस वक्त हम दोनों सेम गोल को शेयर कर रहे थे। मैंने इस बात को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, एक ऐसा पर्वर्ट जो कि चुपके से कैंपस के लड़कियों के फोटोज खींचता था वो रिवेंज के लिए इतना पागल हो जाएगा सिर्फ इसलिए कि जिन लड़कियों के वो फोटो खींचता था उनमें से एक लड़की को एवेस में ढकेल दिया गया था। लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जस्टिस दिलवा कर ही रहूंगा। अब एक डिजर्ट एरिया को दिखाया जाता है जहां पर एक धुआंधार कार तेजी की रफ्तार से आगे की ओर में बढ़ रही होती है। अब ड्राइवर पीछे वाले बंदे से कहने लगता है कि काउंसलमैन क्या सचमुच में आप उस गोस्ट वेडिंग में जाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो शादी है ना ये बहुत ज्यादा अटपटा सा है, एक मुर्दा और जिंदा इंसान के बीच में शादी कराया जा रहा है, तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। काउंसलमैन मुस्कुराते हुए कहता है कि एक लोबोन गर्ल एक मरे हुए नोबल से शादी कर रही है, उसके लिए ये एक हाईएस्ट ऑनर है, वरना क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इन जैसे कॉमनर्स की शादी में मैं जाऊंगा? बस उस लड़की की सबसे अच्छी बात यह है कि वो बहुत ज्यादा लकी है।
और ड्राइवर मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि मैंने सुना है कि इस गोस्ट वेडिंग का लास्ट स्टेप ब्राइड को जान से मार देना है। काउंसिलमैन अपने पास से एक डैगर निकाल लेता है और उस डैगर को देखते हुए मुस्कुरा कर कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा और पर्सनली जाकर इस डैगर से मैं उसके गले को काट दूंगा, जिसके बाद वो अंडरवर्ल्ड में जाकर हमेशा के लिए वांग फैमिली के सेकंड सन को सर्व करेगी। ड्राइवर थोड़ा सा परेशान होकर बोलता है कि अब तक वो बोन फेस्ड बीस्ट जिसने वांग काय को जान से मारा था वो पकड़ा नहीं गया है। इस टाइम में वेडिंग को अटेंड करना क्या हमारे लिए रिस्की नहीं होगा? और काउंसिलमैन कहने लगता है कि तुम्हें इन सारी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो कार तुम चला रहे हो ना, ये ब्लैक डस्ट आर्मर्ड कार है जो टैंक क्लास के अटैक को भी रेजिस्ट कर सकता है। अगर वो बोन फेस बीस्ट आकर इस कार के ऊपर में अटैक भी कर देता है, ये आर्मर इतना ज्यादा पावरफुल है कि बोन फेस बीस्ट भी इसे ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो चलो अब इस कार का टेस्टिंग भी कर लेते हैं। और अचानक से बोन फेस्ड बीस्ट अपना अपीयरेंस देखकर एक ही हाथ से इस कार को रोक लेता है, जिसे देखने के बाद ड्राइवर तो पूरी तरीके से घबरा जाता है, क्योंकि बोन फेस्ड बीस्ट को हमारे लिन ने इस जगह पर समन करके बुलाया है। इस वजह से अब ये बोन फेस्ड बीस्ट इस कार को बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाला है और बहुत ही जोर से इस जगह पर दहाड़ मारने लगता है। और इसे सामने में देखने के बाद ड्राइवर की लिटरली फट चुकी है और वो कहने लगता है कि बोन फेस बीस्ट हम लोगों के जस्ट सामने में है। काउंसिलमैन कहता है कि अपने आप को शांत कर लो, ये ब्लैक डस्ट हाइड्रोलिक आर्मर है। अगर एक बीस्ट आकर अपने फुल पोटेंशियल से भी अटैक करता है तो भी इस कार के 50% डिफेंस को ही ड्रेन कर पाएगा। तो तुम बस तैयार रहना, जैसे ही तुम्हें मौका मिले तब तुम इस जगह पर से ड्राइव करके गाड़ी को आगे बढ़ा देना। और तभी दो और बोन फेस्ड बीस्ट इस कार के ऊपर में जंप कर देते हैं अटैक करने के लिए, जिसे देखने के बाद ड्राइवर और ज्यादा घबरा जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद काउंसिलमैन के पसीने छूट जाते हैं और वो घबराते हुए कहता है कि इंटेल ने तो मुझे बताया था कि यहाँ पर सिर्फ एक ही बीस्ट है, ये दो बीस्ट और कहां पर से आ गए? चट्टान के ऊपर में एक परछाई दिखाई देती है, जो परछाई हमारे लिन की है। और लिन अपने बोन फेस बीस्ट को ऑर्डर देते हुए कहता है कि अब समय हो गया है, जाओ और इसके ऊपर में अटैक करो। दिखाया जाता है कि हाइड्रोलिक आर्मर का डिफेंस 100% पर है और ये बोन फेस बीस्ट अब इसके ऊपर में बहुत ही धुआंधार अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। और फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि तीनों ही मिलकर इस हाइड्रोलिक आर्मर के ऊपर में बहुत ही जबरदस्त और भारी भरकम फिस्ट से अटैक कर रहे होते हैं, जिस वजह से कई सारी चीजें ब्रेक होने लगती है। और ये जो हाइड्रोलिक आर्मर है उसका डिफेंस 70% तक पहुंच चुका है। और फिर हम देखते हैं कि ये जितने भी बोन फेस्ड बीस्ट है वो कंटिन्यूअसली इस हाइड्रोलिक आर्मर के ऊपर में धुआंधार जबरदस्त वाला मुक्का चढ़ रहे होते हैं। इस वजह से इस हाइड्रोलिक आर्मर का डिफेंस अब सीधा 1% तक पहुंच गया है। लेकिन ये बोन फेस बीस्ट अभी तक नहीं रुके हैं, ये लोग कंटिन्यूअसली इस हाइड्रोलिक आर्मर के ऊपर में बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही भयंकर वाला फिस्ट अटैक किए जा रहे होते हैं। इस वजह से अब ये जो हाइड्रोलिक आर्मर है वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है, इसके चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं और हाइड्रोलिक आर्मर डिफेंस -200 तक डिक्रीज हो गया है। बोन फेस बीस्ट काउंसिलमैन को गाड़ी के अंदर से बाहर निकाल लेता है और काउंसिलमैन अब धीरे धीरे अनकॉन्शियस होने लगता है। अर्लिन भी अपनी एंट्री दे चुका है। ये जितने भी बोन फेस बीस्ट है वो सारे के सारे साइड के तरफ में हटने लगते हैं, क्योंकि लिन अपनी एंट्री दे रहा है। और कराते हुए काउंसिलमैन कहने लगता है कि मुझे बचा लो, अगर तुम मुझे बचा लेते हो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा रिवॉर्ड दूंगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और लिन काउंसिलमैन के पास मौजूद डैगर को अपने हाथों से बाहर निकालते हुए कहने लगता है कि ये वही ब्लेड है ना जो तुम गोस्ट वेडिंग के लिए ले जा रहे थे। लेकिन काउंसिलमैन को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि लिन उसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला, इसलिए वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि प्लीज मेरी जिंदगी को बख्श दो, मैं नहीं मरना चाहता। लेकिन एक जबरदस्त स्लैश के साथ लिन काउंसिलमैन के गले को उसके धड़ से अलग कर देता है और काउंसिलमैन की इस जगह पर मृत्यु हो चुकी है और उसकी बॉडी रोड पर पड़ी हुई है लावारिस लाश के समान। और लिन दोबारा से अपने पास से एक कार्ड निकालते हुए कहने लगता है कि शैडो अब तुम्हारी बारी है एक्शन लेने की। और फिर हम एक अजीबोगरीब से क्रीचर को देख पाते हैं जो सीधा काउंसिलमैन को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसके बॉडी में से डार्क पर्पल कलर का ऑरा या फिर एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है। और बहुत सारे कंफ्यूजन के साथ, जैसे कि लिन को उसका पावर कहां पर से और कैसे मिला और इतने सारे अजीबोगरीब से क्रीचर्स उसके पास में क्या कर रहे हैं, हमारे पास किसी का कोई भी आंसर नहीं है। और आने वाले समय में हम लोगों को इसका आंसर मिल भी जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो बाय।